अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं आज जब इस एरिया की तरफ आ रही थी और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मैंने देखा कि ज़मीन से उभरती हुई इमारतें कुछ ज़ेर तामीर थी और कुछ मुकम्मल थी। और जब मैं इस बिल्डिंग के अंदर आई, जैसे दाखिल हुई, तो मैंने अपने चारों तरफ सुरख ईंटों को देखा तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि इन ईंटों के जो सुर्ख रंग है, इनमें भट्टा मज़दूरों का खून शामिल है। और इस ईंट की जो खूबसूरती है, उसमें भट्टा मज़दूर लड़कियों की, ख़वातीन की अस्मत दरी भी शामिल है। मैं अभी अपने बचपन से बाहर नहीं निकली थी, कम उम्र में थी। मैं सुनती थी मेरे वालिद के पास बहुत सारे लोग आते थे, रोज़ भट्टा मज़दूर आते थे। हम मारे गए, हम भूखे मर गए, आज हमें मालिक ने मारा है, कोई बुढ़िया आ रही है, मैं तो उसको बेटा कहती रही, वो मुझे मारता रहा, हम क्या करें, हमें आज़ाद कराएं। ये सुन सुनकर मैं थक गई थी। मैंने एक दिन अपने वालिद से सवाल किया, ये कौन लोग हैं और इनके साथ इस तरह क्यों होता है? उन्होंने कहा कि ये ग़ुलामी है और ग़ुलामी की बदतरीन शक्ल है। मैं समझना चाहती थी, मैं सो नहीं सकती थी, मैं दिन रात सोचने लगी। मैं रातों को भी सोचती थी कि ये किस तरह की ग़ुलामी है और ये इंसानों के साथ किस तरह का सलूक होता है। मैंने बहुत सोचा। मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे भट्टों पर ले जाएं, मैं भट्टों पर जाना चाहती हूँ, मैं इन लोगों को देखना चाहती हूँ, ये किस तरह काम करते हैं, इनके साथ क्या सलूक होता है, ये कैसे रहते हैं, ये किस तरह निकल सकते हैं। उन्होंने कहा तुम भी मारी जाओगी। मैंने उनसे कहा अगर मैं भी मारी जाऊंगी तो वहाँ मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे मर्द हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं भी मारी जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मुझे आप ले जाए एक दफ़ा। चुनाचे मैंने अपने वालिद को मजबूर किया और मैं भट्टे पे गई। जब मैं भट्टों पर गई तो मुझे भट्टा मजदूर औरतें कहने लगी, पुत्र इधर नहीं आना, यहाँ नहीं आना। अपनी ज़ुबान में उन्होंने कहा यहाँ नहीं आना बेटा, ये आपको मार देंगे। मैंने कहना क्यों मारेंगे? नहीं, हमें आज़ाद करा सकती हो, हमें यहाँ से निकाल सकती हो। फिर एक औरत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा हमने एक दफ़ा यहाँ से भागने की कोशिश की थी और फिर हमें वो इबरतनाक सज़ा दी गई। मेरे बच्चे को भट्टे में डाल दिया गया, मेरा खामद अभी तक लापता है और मैं इसी भट्टे पर पाबंद हूँ, मजबूर हूँ, मैं काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सोचा क्या किया जाए। फिर एक रात मेरे जहन में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया, और वो आइडिया था, चूँकि ये जो भट्टा जात है ये शहरी ज़िंदगी से दूर दराज इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहाँ पर तालीम के मुकाबले में जहालत, गुर्बत, लाकानूनियत की शरह बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तालीम के ज़रिए जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा किया जाए। स्ट्रगल अगेंस्ट स्लेवरी थ्रू एजुकेशन। ये मेरे जहन में जब आइडिया आया, ये ख्याल आया, तो इसके साथ ही मेरे सामने बहुत से चैलेंजेस आ गए। मुझे भट्टों पर जाने से रोका गया। मालिकान ने कहा कि आप यहाँ नहीं आना, आप यहाँ क्यों आती हैं, हमारी लेबर काम करती है, आप इनको क्यों ख़राब करती हैं। बहुत सारी रुकावटें पैदा की गई, मज़दूरों को मारा गया। मैंने अपने साथ कोई अपनी 2-3 क्लास फेलो लड़कियों को तैयार किया कि हम इवनिंग में जाया करेंगे स्कूल टाइम के बाद और इनको तालीम बालगा का जो है ना वो पढ़ाया करेंगे, इनको पता चले कि हमने अपने हकूक़ किस तरह लेने हैं, हमने 2 और 2 4 कैसे गिनना है, हमारे पैसे किस तरह ये कर्ज जो हमने पेशगियाँ ली हुई हैं उतरेगा। तो ये सारी चीज़ के लिए हमने भट्टों पे जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक भट्टा मालिक ने हमारी एक साथी टीचर को मारा, इतना मारा कि उसके बाद फिर
वो लड़कियां दोबारा उनके वालिदैन ने इजाज़त नहीं दी। मेरी माँ कहने लगी तुम्हें भी जिस दिन मार पड़ेगी वापस आओगे। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर क्या हुआ, वो बुर्का जिसको मैंने इनकार किया, एक ऐसे ख़ानदान में जो कि बहुत ही बापरद, मैंने आँख खोली, मुझे कहा गया, मैंने कहा मैंने बुर्का नहीं पहनना। लेकिन उस वक्त मुझे बुर्का पहनना पड़ा जब मुझे छुप कर बुर्का पहनकर अपना भेष बदल कर भट्टों पर जाना पड़ता था और भट्टा मजदूरों के साथ में बात करती थी, उनके साथ में अपना रिश्ता जोड़ती थी, उनके दुख सुनती थी, उनकी तकलीफ़ें सुनती थी और फिर जल कुड़ के वापस आ जाती थी तकलीफ़ के आलम में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने भट्टा मजदूरों को अवेयरनेस देना शुरू की, भट्टा मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनको बताया कि आप रोज़ ईंटें बनाते हैं तो उनको गिनना किस तरह है, उनको ये समझाया कि आप इस गुलामी से इनकार करें, आप कहें कि हमने पाबंद मजदूरी नहीं करनी है, हमने जबर के में मजदूरी करनी ही नहीं है। और बहुत सारे मजदूरों को फिर मैंने अपने वालिद से पूछा कि इनको आज़ाद कराने के लिए कोई कानून नहीं है। थाने जाते हैं तो वहाँ बड़े पावरफुल लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ये लड़की क्या आ जाती है, इसने क्या मुसीबत डाली हुई है, ये हाथ से दरख्वास्त लिखती है। तो इन्होंने तो पैसे लिए हुए हैं। जहाँ भी जाती थी मैं उनकी आज़ादी के लिए, वो पुलिस वाले कहते थे इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, अब ये काम करना तो इनका जो है वो ज़रूरी है, फ़र्ज़ है इनका, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हैं। मैं कहती थी इनको पैसे पूरे मिलते ही नहीं है, ये तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं पूरी, और इनको पैसे ये उतारेंगे कैसे कर्ज? या तो इनको इनकी मजदूरी पूरी दी जाए, इनको 2 वक्त की रोटी पूरी मिले और इतने पैसे मिले कि ये अपना कर्ज उतार सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने वाले से कहा कि मुझे कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कानूनदान, कुछ इस तरह के वकला हजरात जो कि इन लोगों को आज़ाद करवाएं। चुनाचे बैलफ एक तरीका था, कोई कानून साजी नहीं थी। बैलफ एक तरीका था कि बैलफ के ज़रिए हम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के लिए जाते थे और उन मज़दूरों को आज़ाद कराते थे। आज़ाद कराने का ये जो सिलसिला था वो इतना आसान नहीं था। वो जब भट्टे से कोई बंदा अदालत के ज़रिए मज़दूरों को आज़ाद करवाता था, उसको भी थ्रेट, आज़ाद कराने वाले को भी थ्रेट, उसको भी धमकियाँ, और अगर वो मज़दूर दोबारा उस मालिक के या किसी और मालिक के हत्थे चढ़ जाते थे तो उनको वो इबरतनाक सज़ा दी जाती थी, वो इबरतनाक सज़ा दी जाती थी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। एक दफ़ा एक मज़दूर अपने बच्चों को लेके एक भट्टे से भागा, वो दोबारा उनके फिर काबू आ गया। जब दोबारा काबू आ गया तो वो दिन में उससे मजदूरी करवाते थे, रात को किसी डेरे पे रख के उसके साथ वो जुल्म करते थे। उसकी एक 14 साल लड़की के साथ वो ज्यादती करते थे जो कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। उसकी आज़ादी के लिए जब मैं उनको ढूंढने निकलती थी तो उन्होंने किसी साथ वाले डेरे के मुलाजिम से कहा कि आप एक मेहरबानी कर दो, आप लाहौर में एक बाजी है उसको इतला कर दो कि हम लोग इस जगह जो है ना वो पाबंद है और हमें यहाँ मारा जाता है। जब मैं उनके लिए बैलफ लेके थाने पहुँची तो थाने वालों को पहले ही पता था, वो हंस पड़े, कहने लगे देखो ये वो ईसाई लड़की है जिसको ये औरत जो है, ये लड़की जो है छुड़ाने के लिए आती है और इसको पता ही नहीं कि इन्होंने तो पैसे देने हैं। तो इस तरह की जब ह्यूमिलेशन जब मैं देखती थी अपने साथ भी और उन मज़दूरों के साथ भी, इस सारी जदोजहद में ख़वातीनों हजरात अल्फाज में बयान करना, 36 साल की ये स्ट्रगल, इसके लिए तो बहुत सारे दिन दरकार हैं और बयान करना इतना आसान नहीं है। और जितनी मुश्किलात, जितना जबर, जितना जुल्म मैंने इन मज़दूरों के साथ झीला, मगर हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान क्या क्या नहीं हुआ, कौन कौन सा हादसा पेश नहीं आया, कातलाना हमले करने की भी कोशिशें हुई और लाठी चार्ज भी हुआ, मगर मैं और मज़दूर हम लोग मुसलसल जदोजहद में लगे रहे, हिम्मत नहीं हारी। और एक दिन फिर ऐसा आया कि जब मैंने गौर किया 80,000 से ज़्यादा मज़दूरों को हम लोग आज़ाद करवा चुके थे और वो मज़दूर मेरे दस्ते बाजू हैं, वो मेरे साथ हैं, वही मेरी ताकत है और हम सब इकट्ठे हैं और हम दूसरे मज़दूरों को आज़ाद करने के लिए कोशा हैं। भट्टों पर
किसी किस्म की कोई सहूलत ही नहीं होती। रहायशी कोई इस तरह जिस तरह जानवरों के लिए भी वो रहायश, वो कमरे जो मुनासिब नहीं होते, पीने का पानी साफ नहीं होता। मैंने लाहौर और पाकपतन के 2 अजला में ख़वातीन के लिए 6-6 लैट्रीनें और मर्दों के लिए 4-4 लैट्रीनों की तामीर करवाई, पीने के साफ पानी के लिए नलके लगवाए, मगर उनको भी मालिकान ने इस तरह मजाक समझा कि शायद, लेकिन हम तो ये दिखाना चाहते थे कि अगर आप इन मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड दे दें, पीने का साफ पानी दे दें, इलाज मुआवजे की सहूलत दे दें, और इन बच्चों के लिए हमने जो स्कूल खोले उन भट्टों पर, इनको तालीम दे दें ताकि इनकी नस्लें जो है वो जहालत से निकल कर इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ काम करें, आपके भट्टे चले, आपका कारोबार बढ़े और मज़दूर खुशहाल हो। लेकिन जबर के, चूँकि हम जिस निज़ाम में रहते हैं, जिस सोच में रहते हैं, जिस माइंडसेट में रहते हैं, वो इंतहाई जालिम माइंडसेट है, वो इंतहाई जालिम मुआशरा है। मालिकान को सिर्फ अपना पैसा जो है उसकी तरफ नज़र होती है। शायद वो ये सोचें कि अगर वो बेहतर हालात कार प्रोवाइड करें, अगर वो बेहतर जो है सहूलतें दें मज़दूरों को, तो मज़दूर तंदुरुस्त भी रह सकता है, खुशहाल भी रह सकता है, तवाना भी रह सकता है और बेहतर काम भी दे सकता है। मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो एक बड़ी लंबी कहानी है, मगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने मज़दूरों को शऊर देने के लिए, क्योंकि मज़दूरों के पास मासवाए सुबह सवेरे काम करने के, सारा दिन शाम तक काम करना है, कोई उनको लैट्रीन नहीं है, कोई उनको सहूलत नहीं है, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि उनकी एंटरटेनमेंट के लिए, इंटरनेशनल लेबर डे है, यौम मई है, मज़दूरों का आलमी दिन है, या मज़दूरों की इन हालात कार पर हम कोई एग्जीबिशन करें। औरतों को हमने अल्टरनेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 300 औरतों को हमने ट्रेनिंग दी ताकि वो भट्टा जात पर रहते हुए कोई इस तरह के हुनर के काम करें जिससे उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियां आएँ। और उन औरतों ने फिर हैंगर बनाने सीखे और मार्केट बेचे, और उनसे थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई वो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी। तो इस सारी स्ट्रगल में, इस सारी जदोजहद में पाकिस्तान के अंदर 45 लाख भट्टा मज़दूर है, और 45 लाख भट्टा मज़दूर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के एक इम्पॉर्टेंट ऐसे शोबे के साथ मुंसलिक हैं जो कि पाकिस्तान की तामीराती तरक्की में उनका एक बुनियादी रोल है। और इन मज़दूरों को बिल्कुल जो आइसोलेट करके रखा था, आज आपके सामने ये मिसाल है। इनमें से बहुत सारे आज़ाद मज़दूर जो हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, आपके सामने बैठे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। यही मेरे लिए मेरी एक बड़ी सक्सेस है। फिर जदोजहद करते करते हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और 1988 में हमने भट्टा मज़दूरों के हक़ में एक तारीख साज फैसला लिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत की कि किसी मज़दूर को किसी भट्टे पर पाबंद नहीं रखा जा सकता। तो चुनाचे उस फैसले की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने 1992 में जबरी मशक्क़त के ख़ात्मा का कानून बनाया, 1995 में हुकूमत ने इसके रूल्स बनाए, और फिर अब मजबूर होकर जब हमारी जदोजहद को ह्यूमन ऑफ न्यूयॉर्क ने सपोर्ट किया तो करोड़ों लोगों ने हमारी सपोर्ट की, हमारी मदद की, हमारी तइद की, हमारे साथ खड़े हो गए। इसी तरह आपसे दरख्वास्त है कि आप भी मज़दूरों की इस जदोजहद में, मज़दूर फैक्ट्री का हो, मज़दूर भट्टे का हो, मज़दूर दुकान का हो, मज़दूर जहाँ का भी हो, तमाम मज़दूरों को जो है आप अपने आसपास देखें कि इसको इज़्ज़त और डिग्निटी के साथ काम मिल रहा है, इसको पूरी रोटी मिल रही है, इसको पूरे पैसे मिल रहे हैं। हमारा अगला कदम जो है वो हमने एक फ्रीडम सेंटर तामीर करना है, ऐसा फ्रीडम सेंटर जहां पर गुलामी में आंख खोलने वाले इन मज़दूरों की रिलीज़ रिहेबिलिटेशन का सिलसिला भी होगा, इनकी अवेयरनेस भी होगी, इनकी काउंसलिंग भी होगी, इनकी मेडिकल को भी देखा जाएगा, और हम इसको एक ऐसे अदारे के तौर पे देखना चाहते हैं जहां पर लोग आके देखें, इनको सीखें, और फिर आगे हमारे इस मकसद को, हमारे मज़दूरों की आज़ादी के लिए, मज़दूरों की खुशहाली के लिए एक खुशहाल और
रोशन ख्याल पाकिस्तान जो है उसके ख्वाब को पूरा करें, और वो उसी वक्त मुमकिन है। हम उसी वक्त महज़ब कौमों की सफ़ में शामिल हो सकते हैं जब हम अपने मुल्क को डिग्निटी के मुल्क में मज़दूर को डिग्निटी और इज़्ज़त के साथ जो है हम उसको देखें और उसके साथ वही सलूक करें और उसको उसके हकूक़ दें। आखिर में मैं यही कहूँगी कि एक और जहाँ मुमकिन है, एक और जहाँ मुमकिन है, जहाँ जहाँ खुशियाँ सबकी साझी हों, जहाँ फसलें सबकी साझी हों, जहाँ गमों को बांटा जाता हो, इंसाफ को जांचा जाता हो, जहाँ दार ना हो, जरदार ना हो, वहशत का कारोबार ना हो। हाँ, ऐसा जहाँ मुमकिन है, हाँ ऐसा जहाँ मुमकिन है।